रोहित शर्मा बीजीटी के 1 या 2 मैचेस मिस करेंगे। उम्मीद करते कि इससे ज्यादा मैचेस मिस नहीं करेंगे। तो एक बात तो कंफर्म है कि बीजीटी में एक बैकअप ओपनर जाएगा। अभी अभी इंडिया ए का स्क्वाड अनाउंस हुआ है जो ऑस्ट्रेलिया जाएगा और 3 मैचेस खेलेंगे। 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट और 1 मैच होगा इंडिया ए वर्सेस इंडिया का जो मेन स्क्वाड है जो बीजीटी में जाएंगे उनके बीच। अभी जो पहला मैच है इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए जो 31 अक्टूबर से शुरू होने वाला है वो मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 3 से 4 प्लेयर का सिलेक्शन उस मैच के परफॉर्मेंस से होगा बीजीटी के मेन स्क्वाड पे। ये बात आप लिख के रख लो। पहले मेन प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। इस टीम का जो कैप्टन इंडिया का वो है ऋतुराज गायकवाड़। जो दूसरा बैकअप ओपनर है वो है अभिमन्यु ईश्वरन और एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन वो है साई सुदर्शन। इन 3 में से किसी एक का सिलेक्शन बीजीटी के लिए कंफर्म्ड है एज ए बैकअप ओपनर। जिसका चांसेस मुझे सबसे कम लग रहा है वो है कि साई सुदर्शन शायद सिलेक्ट नहीं होंगे क्योंकि 2 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आपके लिए ओपनिंग नहीं करेगा। यानी जायसवाल और साई सुदर्शन तो ओपनिंग नहीं करेंगे। तो साई सुदर्शन का मुझे इन तीनों में से सबसे ज्यादा कम चांसेस लग रहा है। अभी जो मेन कंपटीशन है वो है ऋतुराज गायकवाड़ एंड अभिमन्यु ईश्वरन। दोनों ही बेहतरीन बैट्समैन है। लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन का करंट फॉर्म भी ऋतु से बहुत आगे है और ओवरऑल स्टेट्स भी ऋतु से बहुत आगे। अभिमन्यु ईश्वरन लास्ट 5 डोमेस्टिक मैचेस पे 4 सेंचुरी लगाए। 5 मैच पे 4 सेंचुरी। 2 दिलीप ट्रॉफी में आया था, एक ईरानी कप में और एक यूपी के अगेंस्ट रणजी में आया है। ठीक है। और ओवरऑल अगर स्टेट्स देखो 99 मैचेस खेला है अभिमन्यु ईश्वरन ने। 7638 रन विद एन एवरेज ऑफ 49.92। ऑलमोस्ट 50 का एवरेज है। टेक्निक बहुत अच्छा है, टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, लंबा इनिंग्स खेल सकता है, बेहतरीन बैट्समैन है और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड भी है। और इंडिया टीम के साथ इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया पहले भी ट्रेवल कर चुके हैं। अब ऋतु का अगर रिसेंट फॉर्म देखो लास्ट 5 डोमेस्टिक मैचेस फर्स्ट क्लास मैचेस पे उसने 3 हाफ सेंचुरी लगाया और एक सेंचुरी लगाया है। 3 हाफ सेंचुरी 58, 62, 86 और एक सेंचुरी आया अभी रणजी में 145 का। अगर ओवरऑल ऋतु का फर्स्ट क्लास करियर देखो 35 मैचेस पे 2513 रन विद एन एवरेज ऑफ 44। हाँ, स्टेट्स से अभिमन्यु ईश्वरन से ऋतुराज बहुत ज्यादा पीछे है अभी के लिए। लेकिन मैंने दिलीप ट्रॉफी में भी एक बात किया था कि सिलेक्टर सिर्फ स्टैट्स नहीं देखता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है चाहे अभिमन्यु ईश्वरन कितना भी अच्छा कर ले करंट फॉर्म में, करंट टाइम में, लेकिन जो पहला वार्म अप मैच होगा ना इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए, उस मैच में अगर ऋतु का सेंचुरी आ गया और अभिमन्यु ईश्वरन एक बहुत ही अच्छे बॉल पे एक अनलकी डिस्मिसल भी हो गया 10-12 रन पे, उस मैच पे जो अच्छा करेगा उसका ही सिलेक्शन होगा। अगर उस मैच पे अभिमन्यु ईश्वरन पहले अच्छा करेगा तो अभिमन्यु ईश्वर का सिलेक्शन होगा। उस मैच पे अगर ऋतु का अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो ऋतु का सिलेक्शन होगा। ये बात आप लिख के रख लो। तो जो पहला मैच होगा इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने एक चीज पहले भी कहा है कि एक आउटस्टैंडिंग आईपीएल सीजन, एक बेहतरीन आईपीएल सीजन आपको उधर पहुंचा सकता है जहां पे 3-4 बेहतरीन रणजी सीजन भी पहुंचा नहीं सकता है। आपको आपके करियर में एक आउटस्टैंडिंग आईपीएल सीजन आपका करियर को बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैक कर देता है। जो रणजी में अगर आप घिसवा भी लोगे ना 4-5 साल फिर भी नहीं होगा। इस बात को आप चाहे एग्री करो या ना करो। आपको क्यों लगता है कि साई सुदर्शन और ऋतुराज गायकवाड़ हमेशा तीनों फॉर्मेट में स्कीम ऑफ थिंग्स में क्यों रहते? क्योंकि दोनों आईपीएल में अच्छे करते हैं और आईपीएल में आप अगेंस्ट इंटरनेशनल बॉलर्स के अगेंस्ट खेलते हो और दोनों का जो टेक्निक है बहुत ही अच्छा है, बहुत खूबसूरत बैटिंग करते हैं दोनों। क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं जो शायद हमने अभिमन्यु ईश्वरन के लिए नहीं देखा है कि इंटरनेशनल बॉलर्स को खेलते हुए। इसलिए ना साई सुदर्शन का अगर आप फर्स्ट क्लास स्टेट्स देखो 42 का है एवरेज, फिर भी उसका हर एक जो भी फॉर्मेट होता है हर एक फॉर्मेट के स्कीम ऑफ थिंग्स में वो रहता है। क्योंकि स्टैट्स देखता नहीं है सिलेक्टर्स, सिर्फ स्टैट्स मैटर नहीं करता है। आईपीएल प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल, इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप एक यंगस्टर हो और आपको बड़ा प्लेयर बनना है, आपको आईपीएल को पहले टारगेट करना चाहिए। आपको बुरा लग सकता है ये बात, लेकिन एक आउटस्टैंडिंग आईपीएल सीजन आपको इस जगह पे पहुंचा देगा ना जो 4-5 रणजी सीजन भी नहीं पहुंचा सकता है। Which brings me to the next player नीतीश कुमार रेड्डी। मैं आईपीएल के टाइम से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार रेड्डी और मयंक यादव, मैं 2 प्लेयर का नाम दिया था लास्ट आईपीएल में कि इन दोनों को अभी अभी इंडिया के हर एक फॉर्मेट में खिलाना चाहिए। क्योंकि जो स्किल सेट लेके आता शायद किसी के पास नहीं है और सिलेक्टर्स को देखना नहीं चाहिए कि इनका स्टेट्स कैसा है। अभी जब इंडिया फर्स्ट टेस्ट हारा था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, मैंने एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर किया था हारने के पीछे कि एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिसिंग है। चाहे जितना भी स्पिन फ्रेंडली पिच हो,
3 पेसर चाहिए हमारी टीम में। 2 रेगुलर पेसर थे बुमराह और सिराज, लेकिन एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी चाहिए। और मैंने कहा था ये रियलिटी आपको तब हिट करेगा जब आप बीजीटी में फंस जाओगे या फिर डब्ल्यूटीसी फाइनल में फंस जाओगे। तो सिलेक्टर्स ने नीतीश कुमार रेड्डी को इस इंडिया के ए स्क्वाड में सिलेक्ट किया है शार्दुल ठाकुर के ऊपर। पहले हम कभी भी बाहर जाते थे ओवरसीज कंडीशन में शार्दुल ठाकुर को लेके जाते थे, लेकिन इस बार शार्दुल ठाकुर का सिलेक्शन इंडिया ए के स्क्वाड में नहीं हुआ है, डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ है नीतीश कुमार रेड्डी का। इसलिए आईपीएल इतना इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा आईपीएल सीजन गया और नीतीश कुमार रेड्डी हर एक जगह पे है इंडिया के लिए, हर एक जगह पे। क्योंकि जो स्किल सेट लेके आता है वो किसी और के पास है ही नहीं, चाहे आपका परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में जैसा भी हो। आपने आईपीएल में अच्छा खेला, आपने आईपीएल में हर एक वर्ल्ड क्लास बॉलर को खेला है, आपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को। अगर आप डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देखो, नीतीश कुमार रेड्डी का फर्स्ट क्लास क्रिकेट मतलब रेड बॉल क्रिकेट में इतना खास बिल्कुल भी नहीं है। नीतीश कुमार रेड्डी अभी तक 21 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं जिन पे उनका बैटिंग एवरेज है सिर्फ 21। क्या इस टेस्ट के साथ आप किसी को भी बीजीटी के लिए सिलेक्ट करोगे? नहीं करते। अगर मान लो नीतीश कुमार रेड्डी का आईपीएल सीजन, जो लास्ट आईपीएल सीजन था, वो बहुत खराब जाता, तो क्या आप नीतीश कुमार रेड्डी को इस टेस्ट के साथ, इस डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास टेस्ट के साथ बीजीटी में लेके जाते? बिल्कुल भी नहीं लेके जाते। आप शार्दुल ठाकुर या फिर शिवम दुबे को उठा के लेके जाते। लेकिन आप क्यों लेके जा रहे हो नीतीश कुमार रेड्डी को? बिकॉज यू सॉ द पोटेंशियल इन हिम इन आईपीएल। तो आईपीएल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद करता हूं नीतीश कुमार रेड्डी बहुत अच्छा करे, क्योंकि अगर नीतीश कुमार रेड्डी अच्छा करेगा तो इंडिया एक बहुत ऊपर आ जाएगा। जो टीम अभी भी इंडिया को दिख रहा है ना आपको, वो और एक लेवल ऊपर हो जाएगा। अगर नीतीश कुमार रेड्डी रेड बॉल क्रिकेट में अच्छा करेगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारे। उम्मीद करता हूं, फिंगर्स क्रॉस, कि वो बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छा करे। दूसरा एक जो मेन इंपॉर्टेंट रोल के लिए कंपटीशन चल रहा है बीजीटी के लिए, वो है एक लेफ्ट हैंडेड पेसर। अभी शामी कितना फिट होंगे बीजीटी के लिए मुझे नहीं पता है। 2 दिन पहले मोहम्मद शमी का एक इंटरव्यू आया था जो मैंने सुना, उनके वॉइस में ना वो कॉन्विक्शन नहीं है कि वो पूरे तरीके से फिट है। मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा डर डर के बात कर रहे हैं, वो 100% श्योर नहीं है कि वो कितना फिट है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है। और अगर शमी भाई फिट भी हो जाएंगे, जो हमारे लिए बेटर है, तो 4 पेसर तो कंफर्म्ड है, शमी, बुमराह, सिराज और आकाशदीप। लेकिन जो फिफ्थ पेसर होगा वो शायद इंडिया एक लेफ्ट हैंडेड पेसर की तरफ देख रहा है। और 2 प्लेयर के बीच इस रोल के लिए फाइट है, एक है खलील अहमद, दूसरा है याज दयाल। आप याज दयाल को 20 दिलीप ट्रॉफी से बुला के आपने इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के टेस्ट सीरीज में डाले थे। इसका मतलब है याज दयाल आगे है खलील अहमद से। अगर आप याज दयाल का स्टेट्स भी देखो, लास्ट 4 फर्स्ट क्लास मैच पे उन्होंने 12 विकेट लिया है। ओवरऑल उन्होंने 27 फर्स्ट क्लास मैच पे 84 विकेट लिया है 28 के एवरेज से, जहां पे खलील अहमद सिर्फ 16 मैचेस खेला और 39 विकेट लिया है 32 के एवरेज से। स्टेट्स से भी याजदल आगे है। और मुझे लग रहा है कि याज दयाल का सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, अगर इंडिया एक लेफ्ट हैंड पेसर ढूंढ रहा है तो। दूसरा ये भी चीज है ना कि बीजीटी में लास्ट टाइम जब हम गए थे, ऑलमोस्ट हमारा 60% स्क्वाड इंजर्ड हो गया था, हर कोई इंजर्ड हो गया था। और जितने भी नेट बॉलर्स थे सबका डेब्यू हो गया था, चाहे वो वॉशिंगटन हो, चाहे वो नटराजन हो, जो भी गए थे सबका डेब्यू हो गया था। इनफैक्ट नवदीप सैनी, सबने खेल लिया था सीरीज में। तो इंजरी के कंसर्न रहता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऐसे तो एज ए टीम बहुत रेस्पेक्ट है, लेकिन है तो हरामी। और पहला मैच शायद पार्थ में है। ऐसा पेज बनाएंगे जहां पे गुड लेंथ पे बॉल गिर के बॉडी पे गिरेगा, चेस्ट के हाइट पे आएगा, गुड लेंथ पे बॉल गिर के। तो इंजरी का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे प्लेयर्स सिलेक्ट होंगे, एज ए ट्रेवलिंग रिजर्व रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और याज दयाल, इन शॉर्ट याज दयाल, नीतीश कुमार रेड्डी, अभिमन्यु ईश्वर और ऋतुराज गायकवाड़, इन दोनों में से कोई एक, इन 3 का तो सिलेक्शन कंफर्म्ड है बीजीटी के लिए। अभी जो लोग अभी न्यूजीलैंड सीरीज में ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया टीम के साथ टेस्ट मैच के लिए, जो प्रसिद्ध कृष्णा हो गया, हर्षित राणा हो गया, उनका सिलेक्शन मुझे रेड बॉल क्रिकेट में थोड़ा सा कम लग रहा है। हाँ, हो सकता है कि ट्रैवल करे एज ए ट्रैवलिंग रिजर्व, लेकिन शायद स्क्वाड में सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि दोनों राइट हैंडेड पेसर है। वंस अगेन, अगर शामी भाई फिट नहीं होते तो शायद प्रसिद्ध कृष्ण या हर्षित राणा में से कोई एक आ जाएगा। लेकिन शमी भाई फिट होंगे चांसेस नहीं है, क्योंकि 5 राइट हैंडेड पेसर आप स्क्वाड में नहीं रखोगे, मेन स्क्वाड में, मेरा ये मानना है। अब इस इंडिया ए स्क्वाड में और भी बहुत सारे अच्छे बैट्समैन हैं। जो 3 बाकी बैट्समैन है वो है बाबा इंद्रजीत, रिकी भुई और देवदत्त पडिक्कल। अब रिकी भुई लास्ट ईयर रणजी का हाईएस्ट स्कोरर था, ऑलमोस्ट 906 रन कुछ बनाया था, दिलीप ट्रॉफी का हाईएस्ट स्कोरर है। लेकिन रिकी भुई का सिलेक्शन तो नहीं होगा बीजीटी में, मैं लिख के दे सकता हूं। अगर इंडिया टीम रिकी भुई की तरफ देख रहे होते तो इंग्लैंड वाले सीरीज में वो आ जाता, क्योंकि जिस तरीके का फॉर्म में वो था, इंग्लैंड वाले सीरीज में आ जाता जब विराट कोहली नहीं थे और भी सारे प्लेयर इंजर्ड हुए थे। लेकिन तब कौन आया था? रजत पाटीदार, देवदत्त पडिक्कल अगेन। तो सिर्फ स्टैट्स तो बीसीसीआई नहीं देख रहा है,
दैट्स वेरी ऑनेस्ट। ओके, रिकी बुई का मुझे जो लगता है एक प्रॉब्लम है कि पेसर्स के अगेंस्ट टेक्निक अच्छा नहीं है। जो मैं सरफराज के लिए भी बोलता हूँ, टेक्निक दोनों दोनों का पेसर्स के अगेंस्ट अच्छा नहीं है। टेक्निक अच्छा नहीं है मतलब नहीं है कि स्ट्रगल करते हैं, बस टेक्निक अच्छा नहीं है। और रिकी बुई मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया में उनका डेब्यू होगा अगर कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इंजर्ड भी हो जाए। दूसरा जो एक बैट्समैन है वो है बाबा इंद्रजीत, जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है डोमेस्टिक सर्किट पे। ही इज ए कंप्लीट बैट्समैन, लेकिन कभी भी उनका नाम नहीं आता है कहीं पे भी, क्योंकि आईपीएल में दिखते नहीं है। देवदत्त पडिक्कल उनसे खराब स्टैट्स के साथ इंग्लैंड वाले सीरीज में आगे थे एक मैच खेलने, और एटलीस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स में रहते हैं। लेकिन बाबा इंद्रजीत रहते नहीं है, जो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि अनफेयर है। अगर आप बाबा इंद्रजीत का देखो, 80 फर्स्ट क्लास मैचेस पे 5530 रन विथ एन एवरेज ऑफ 53, जहां पे रिकी बुई प्लेड 76 मैचेस, 5217 रन्स विथ एन एवरेज ऑफ 46.58। देवदत्त पडिक्कल 38 मैचेस पे 2526 रन विथ एन एवरेज ऑफ ओनली 42.81। लेकिन देवदत्त पडिक्कल इंग्लैंड वाला सीरीज में आ गया था, बाबा इंद्रजीत नहीं था, रिकी बुई भी नहीं था। इन तीनों में से मुझे अगर कोई ज्यादा पसंद है वो है बाबा इंद्रजीत। मुझे लगता है कि बेटर बैट्समैन है बाबा इंद्रजीत। अगर आपने बाबा इंद्रजीत को कभी नहीं देखा, ये चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक बार जाके तमिलनाडु की रणजी मैचेस फॉलो करने की कोशिश करो। और जब तक बाबा इंद्रजीत बैटिंग करे तब तक देखोगे कितना अच्छा बैटिंग वो करता है। इज अ कंप्लीट बैट्समैन, बेहतरीन बैट्समैन है, शानदार बैट्समैन है। जो अश्विन हमेशा बोलता है कि बाबा इंद्रजीत वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ही हैज एवर सीन इन डोमेस्टिक सर्किट। तो मुझे लगता है अगर अगर मिडिल ऑर्डर में कोई भी इंजर्ड हो गया, तो मेरा तो इन तीनों में से फर्स्ट सिलेक्शन बाबा इंद्रजीत ही होगा। अगर बाबा इंद्रजीत नहीं होते तो शायद सिलेक्टर्स देवदत्त पडिक्कल को करेंगे, क्योंकि रिकी बुई का जो टेक्निक है पिचेस के अगेंस्ट वो ज्यादा खास नहीं है। तो शायद रिकी बुई का सिलेक्शन नहीं होगा। अब इस टीम में दो विकेट कीपर भी है, ईशान किशन और अभिषेक पोरेल। सुन के अच्छा लगा कि ईशान किशन एटलीस्ट इस स्क्वाड में तो है इंडिया के। अब सिलेक्शन तो नहीं होगा इन दोनों में से किसी का भी मेन स्क्वाड में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ऋषभ पंत इंजर्ड भी होता है तो ध्रुव जुरल प्लेइंग 11 में आएगा, हो सकता है ईशान किशन स्क्वाड में आ जाए, वरना चांसेस बहुत कम है। इस टीम में दो और पेसर भी है, मुकेश कुमार और नवदीप सैनी। दो और ऑलराउंडर्स भी है, मानव सुतर एंड तनुष कोटियन। दोनों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से दिलीप ट्रॉफी के टाइम पे बात किया था। मानव सुतर का दूर दूर से ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड पे सिलेक्शन नहीं होगा, बीजेटी के मेन स्क्वाड पे, क्योंकि मानव सुतर को बाउंसर खेलना आता ही नहीं है, शॉर्ट बॉल खेलना बिल्कुल भी नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं। उम्मीद करता हूँ कि काम करेंगे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलेगा उधर जगह खेल के। लेकिन उनका तो सिलेक्शन नहीं होगा, तानुष कुटियन का भी सिलेक्शन नहीं होगा। ऑलरेडी आपके पास इतने सारे स्पिनर्स है, मुझे तो लगता है कुलदीप का भी शायद बीजेटी के मेन स्क्वाड में सिलेक्शन नहीं होगा। आप कितने स्पिनर्स लेके जाओगे ऑस्ट्रेलिया में? अश्विन है, जडेजा है, अक्षर पटेल, आपने अभी वाशिंगटन सुंदर को बुलाया, कुलदीप है। तो मुझे लगता है इन पांच में से भी कोई एक स्पिनर का सिलेक्शन नहीं होगा। तो तनुष कोटियन से दूर दूर तक नहीं आएगा, बट तनुष कोटियन इज करेंटली द बेस्ट स्पिनर इन डोमेस्टिक सर्किट, विदाउट एनी डाउट। हाँ, वॉशिंगटन बैटिंग से बेटर है, लेकिन तनुष कोटियन बॉलिंग से वॉशिंग से बहुत बेटर है। और तनुष कोटियन का बैटिंग अश्विन से बेहतर बेटर है, बहुत ही सॉलिड बैटिंग करता है। और मैं पहले भी चीज कहूं कि तनुष कोटियन अगले 3 या 4 साल में आपको इंडिया के टेस्ट टीम में दिखेंगे हर एक मैच खेलते हुए। ही इज अ ग्रेट प्लेयर, बहुत सॉलिड टेक्निक है। अभी रिसेंटली शायद ईरानी कप के फाइनल में भी एक सेंचुरी आया था, हर एक जगह पे रन बनाता है और प्रॉपर बैट्समैन है, प्रॉपर बैट्समैन है। अश्विन प्रॉपर बैट्समैन नहीं है। जो अश्विन का टेक्निक है वो एज ए बैट्समैन उसका टेक्निक बहुत ही खराब है, लेकिन तनुष कुटियन का टेक्निक बहुत ही अच्छा है। तो वंस अगेन तनुष कुटियन मुझे लगता है कि बीजीटी में मेन स्क्वाड में सिलेक्ट नहीं होंगे, बट गुड कि वो सिलेक्ट हुआ है, अच्छा एक्सपोज मिलेगा और अच्छा करेंगे। एक प्लेयर जो इधर सिलेक्ट नहीं हुआ है शैम्स मुलानी, जो बहुत अच्छा करते हैं मुंबई के लिए, हमेशा बैट और बॉल दोनों से। थोड़ा सा मैं सरप्राइज था कि मानव सुतर को सिलेक्ट किया गया शैम्स मुलानी के ऊपर। मुझे लगता है कि शैम्स मुलानी बेटर है, बॉल से भी बैट से भी। लेकिन ठीक है, सिलेक्टर का मानना है कि मानव सुतर बेटर है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।